हम्म सबसे पहले तो अकाउंट्स, फिर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीन टर्म्स का अंतर समझो। अकाउंट्स का मतलब होते हैं रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, और अकाउंटेंसी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। ये तीन अलग अलग स्टेज है। रिकॉर्ड बनाना, है ना, अकाउंट्स, अकाउंट सिंपल मींस रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग वो प्रोसेस जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हो। अकाउंटेंसी अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन मतलब कंक्लूजन बनाना कि यार ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं। बेसिकली अगर बिजनेस को समझना हो तो उसकी भाषा समझनी पड़ेगी पहले। जैसे किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है तो वी नीड मस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो अगर तुम्हें बिजनेस से कम्युनिकेट करना है, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद बिजनेस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है? तो मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज नथिंग बट अकाउंटिंग। कोई डाउट है क्या? तुम्हें बिजनेस से कुछ समझना है, इंटरप्रेट करना है, तो अकाउंटेंसी लेवल पे जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग लेवल पे वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे इंटरप्रिटेशन निकालना है तो अकाउंटेंसी लेवल पे जाना पड़ेगा। तो जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं वो अकाउंटेंसी लेवल पे होते हैं, उसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और जो रिकॉर्ड कर रहा है केवल डेली बेसिस पे, वो अकाउंटिंग कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब तक हम इस भाषा को नहीं सीखेंगे हमें बिजनेस समझ नहीं आएगा। बिजनेस समझना है तो अकाउंटिंग देखो उसकी, और तुम्हारा नॉलेज लेवल अकाउंटेंसी के पे होना चाहिए ताकि तुम इंटरप्रेट कर पाओ। बेसिकली बिजनेस में होता क्या है, ये रिकॉर्डिंग होती किस चीज की है? हम बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना, हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो क्या रिकॉर्ड करोगे? आज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डांट दिया, क्या ये रिकॉर्ड होता है? ये रिकॉर्ड नहीं होता। तो हर चीज रिकॉर्ड नहीं होती। रिकॉर्ड क्या होता है फिर? रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शंस, और वो भी कौन से नेचर के? वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के हों, जिन ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल वैल्यू का, ट्रांजैक्शन मतलब लेना देना, सिंपल लेन देन। तो जब भी बिजनेस फाइनेंशियल वैल्यू में कुछ लेगा या देगा तो वो क्या कर रहा होगा? हम कहेंगे वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। ट्रांजैक्ट वर्ड का मतलब ही हुआ एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज। अगर इसको टेक्निकली बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज, इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो हमें जब ये रिकॉर्ड करना है तो पहले क्या होता था, पुराने जमाने में रिकॉर्डिंग बहुत सिंपल तरीके से होती थी। यार मेरे को इससे पैसे लेने देने, एक डायरी में लिख लिया। इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। जब मैं कहता हूं किसी चीज को कि सिस्टम बनाया, तो सिस्टम का काम होता है प्रोसेसिंग करना, किसी रॉ को, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। तो एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम को हम सीखते हैं ताकि हम भी अकाउंटिंग कर सकें, या फिर किसी ने अकाउंटिंग कर रखी है तो उसे समझ सकें कि बेसिकली उसने ये क्या लिखा है। अल्टीमेटली हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और बेसिकली उस लैंग्वेज में क्या लिखे हुए हैं? ट्रांजेक्शन्स। कौन से नेचर के? फाइनेंशियल नेचर के। और जब ये वर्ड आता है दिमाग में, ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स सिंपल समझ लो फाइनेंशियल वैल्यू का एक्सचेंज किया है बिजनेस ने। कुछ दिया है, कुछ
लिया है। दोनों चीजें साइमल्टेनियस होगी तभी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। केवल मैं दे दूंगा तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ दिया है कुछ लिया है। साइमल्टेनियसली दो फ्लो हुए हैं बिजनेस से। ट्रांजैक्शन मतलब दो फ्लो हुए हैं बिजनेस से फाइनेंशियल टर्म्स में। कौन कौन से फ्लो हुए हैं? कुछ आउटफ्लो हुआ है और कुछ इनफ्लो हुआ है। किसका? फाइनेंशियल वैल्यूज का। आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू एंड इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू, ये दो फ्लो हुए हैं। आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू, इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? कितनी सिंपल सी बात है ना। आप कोई पूछेगा व्हाट इज अकाउंट्स? सिंपल, रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं कैसे? एक सिस्टम से। वो सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। वर्ब हो गई वो, सिंपल हो गया ना। अकाउंट्स मतलब रिकॉर्ड्स, और जिस सिस्टम्स को फॉलो करके वो अकाउंट्स बनाए गए वो अकाउंटिंग। और अगर उसको पढ़ने लिखने की कैपेसिटी चाहिए तो अकाउंटेंसी। तीन चीजें हो गई रिलेटेड। अब वो रिकॉर्ड्स हैं किसके? फाइनेंशियल वैल्यू के, एक्सचेंज के, मतलब जिनको हम आसान भाषा में क्या बुलाएंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका इंटरप्रिटेशन बनाए जाओ दिमाग में। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कुछ फाइनेंशियल वैल्यू आउटफ्लो हुई है और कुछ फाइनेंशियल वैल्यू इनफ्लो हुई है। इसीलिए हमारी बुक ये कहती है कि हम डबल एंट्री सिस्टम सिखाते हैं। डबल एंट्री का मतलब ही हुआ कि मैं इनफ्लो और आउटफ्लो साइमल्टेनियस रिकॉर्ड करूंगा, एक साथ रिकॉर्ड करूंगा। इनफ्लो भी हुआ और आउटफ्लो भी हुआ। हमने सिस्टमेटिक बना लिया। यही बिजनेसमैन पुराने समय पे कच्चा हिसाब लिख लेते थे, पर वो नहीं चलता अब हमने यूनिवर्सल सिस्टम बनाया है, ऐसे रूल्स बनाए हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इंडिया में, इवन फॉरेन में, क्योंकि अब तो एमएनसीज हैं और एक एमएनसी इंडिया में भी काम कर रही है, फॉरेन में भी काम कर रही है। तो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसको इतना सक्षम होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आपके रूल्स सेम होने चाहिए, ताकि कोई भी इंटरप्रेट करना चाहे, इंडिया का बंदा कोई अमेरिका की कंपनी खरीदेगा तो वो क्या देख के खरीदेगा? उसके अकाउंट्स, उसके रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स ही है जिससे वो बिजनेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब बिजनेस को समझ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सी बात हो गई ना। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। इसमें कोई समस्या नहीं है? ठीक है। अभी अभी हाँ, मैं ये, अब मेरी बात ध्यान सुनना जब तक मैं समझा। फिर से, अकाउंट्स मतलब रिकॉर्ड्स, और उस रिकॉर्डिंग को सीखना है मुझे। मुझे वो प्रोसेस सीखनी है, मुझे वो सिस्टम सीखना है जिस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। ये नॉर्मल तरीका नहीं है कि मैंने बस कुछ लिख लिया तो वो रिकॉर्डिंग होगी, नहीं। उसका एक सिस्टम है रिकॉर्ड करने का, उसके कुछ रूल हैं रिकॉर्ड करने के। मैं उन्हीं रूल्स को, उस सिस्टम को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम सीखने की कोशिश करो। दैट मीन्स दैट सिस्टम और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी मतलब लेवल ऑफ नॉलेज, इसको बोल सकते हो लेवल ऑफ नॉलेज which is due to which you are able to interpret, understand, analyze accounts। वो लेवल ऑफ नॉलेज जिससे तुम अकाउंट्स को इंटरप्रेट, एनालाइज और अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसको अकाउंटेंसी बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया। अगर मैं बिजनेस से कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो मुझे बिजनेस की क्या आनी चाहिए? लैंग्वेज आनी चाहिए। और इस बिजनेस की लैंग्वेज को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और अगर उस बिजनेस से कम्युनिकेट करके मुझे अंडरस्टैंड करना है तो मुझे लेवल ऑफ नॉलेज अकाउंटेंसी तक ले जाना पड़ेगा। मैं केवल रिकॉर्ड करना सीखना चाहता हूं तो अकाउंटिंग काफी है, लेकिन अगर मैं उसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूं तो अकाउंटेंसी लेवल तक जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट से दोस्ती करो, क्या है एक्चुअली। अब देखो, बिजनेस में क्या रिकॉर्ड होगा? हम कह रहे हैं रिकॉर्ड बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। तो भाई क्या रिकॉर्ड करोगे? अगर मैं ये सवाल करूंगा तो हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वर्ड क्या बोलता है? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज। हर वो चीज जिसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है उसे मुझे रिकॉर्ड करना है। मनी को नहीं, सिर्फ मनी की भी फाइनेंशियल वैल्यू होती है, पर मनी तो एक छोटा सा पार्ट है। हर वो चीज है ना, मनी की भी फाइनेंशियल वैल्यू है, गुड्स की भी फाइनेंशियल वैल्यू है ना। अभी नाम सुने होंगे असेट, उसकी भी फाइनेंशियल वैल्यू है। ऐसी हर चीज जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू थी, उसे जब भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगा, मतलब उस फाइनेंशियल वैल्यू को एक्सचेंज करेगा, किसी को फाइनेंशियल वैल्यू देगा या किसी से फाइनेंशियल वैल्यू लेगा,
मुझे उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब होता है लेना देना, और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज, ये वर्ड हम दिमाग को सिखाएंगे। अगर एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मींस क्या हो रहा है? मींस फाइनेंशियल वैल्यू का आउटफ्लो और इनफ्लो साइमल्टेनियस हो रहा है। ट्रांजैक्शन हो रहा है मतलब एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू, इनफ्लो एंड आउटफ्लो साइमल्टेनियस हो रहा है ना? आएगा, वो धीरे धीरे बोलने में आएगा। और हम यही तो, हम उसको लैंग्वेज की तरह सीखेंगे, हम उसको याद नहीं रखेंगे। मैं कुछ भी याद रखाता नहीं हूँ, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी याद रखने का पंगा नहीं है। तुम बोलो, उसको सोचो क्या बोल रहे हो, है ना? आगे देखो, आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू और इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू दो साइड थे, है ना? अब मेरी एक थ्योरी है, मैंने डेवलप की है, जरा समझना क्या बोलता हूं मैं। मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो पैसा आएगा जैसे तो बढ़ेगा, जाएगा तो कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज और डिक्रीज की बातें होने वाली है। रिकॉर्डिंग में क्या बातें होने वाली थी? इंक्रीज और डिक्रीज। तो फिलोसोफर्स ने एक कंसेप्ट उठाया मैथ से, ये मेरी थिंकिंग है। कहां से उठाया उन्होंने? मैथ से। उन्होंने कहा इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमने एक नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा है। नंबर लाइन सिस्टम बेसिकली क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज करने का ही सिस्टम है। अगर मैं कहता हूं ये जीरो नंबर लाइन है, इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये कुछ नहीं, चीजों को इंक्रीज और डिक्रीज करने का सिस्टम था। जैसे अगर मैं कहूं +5, इसमें मैं इंक्रीज करके 7 बनाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली 2 आएगा इंक्रीज होने के लिए। मेरा सवाल है साइन कौन सा आएगा? प्लस का। अगर इसी 5 में मैं 4 बनाना चाहता हूं, मैं 5 से डिक्रीज होना चाहता हूं, 4 पे जाना चाहता हूं, तो कौन सा साइन आएगा 1 के साथ? बेसिकली आप इसी डायरेक्शन में घूम रहे हो और आप डायरेक्शन जा रहे हो। देखो, जब भी आप पॉजिटिव जाते हो आप राइट डायरेक्शन में जाते हो, और आपको डिक्रीज करना होता है तो कौन सी डायरेक्शन में जाते हो? लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हो। लेकिन उसमें भी एक अंतर क्या है? अगर आप जिस नेचर की चीज को इंक्रीज करना चाह रहे हो, सेम नेचर से इंक्रीज होता है और अपोजिट नेचर से डिक्रीज होता है। यही है ना नंबर लाइन, क्या है? और अगर मैं कहता हूं 22 का नेचर प्लस है और मुझे इसको इंक्रीज करके 28 बनाना है, तो बताओ 6 के साथ कौन सा नेचर ही लगाना पड़ेगा मुझे? सेम नेचर से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और अपोजिट नेचर से, विथ अपोजिट नेचर आप क्या कर देते हो? डिक्रीज कर लेते हो। यही सिखाती थी ना नंबर लाइन की, और कुछ है देख लो। यही है पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम। पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम एग्जैक्टली दो साइड्स की बात करता है, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। हम कह रहे हैं हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो, क्या ये दोनों भी बिल्कुल अपोजिट है? अगर ये दोनों भी बिल्कुल अपोजिट है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव काम करते थे मैथ्स में, वैसा ही कोई सिस्टम ले आते हैं हम इंक्रीज डिक्रीज के लिए। मैथ्स में भी नंबर थे, पर इंक्रीज डिक्रीज तो प्लस माइनस करवा रहे हैं। नंबर तो नंबर है, 5 में 1 माइनस हो रहा है या प्लस, ये तो नेचर करवा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 5 और 1 तो अपनी जगह है। ऐसे ही आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल और इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू में हम दो नेचर लेके आए। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने नेचर के नाम रखे डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो साइड है हमारी। जैसे मैथ्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, हमने कहा हमारी एलएचएस आरएचएस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, हमारी एलएचएस है डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए अगर कोई अकाउंट बनाते हैं तो हम दो साइड्स बनाते हैं। जैसे प्लस माइनस दो साइड बन रही थी एलएचएस आरएचएस, अकाउंट्स भी बोलेगा मैं दो साइड बनाऊंगा, ऐसे बन जाएगा। एक साइड को बना देगा न्यूट्रलिटी के इस तरफ, एलएचएस साइड पे बोलेगा ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। सर वो राइट साइड ही क्यों दी क्रेडिट को? ऐसे में अगर पूछूं कि पॉजिटिव ही क्यों दिया राइट में? ये कोई रीजन नहीं, मुझे दो देनी थी ना। तो उन्होंने, जो फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने कहा एक साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को हम डेबिट बोलेंगे, और आपका काम हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज का। वो कैसे होगा मैं अभी दिखा देता हूं। तुम्हें लॉजिक समझ में आया कहां से आया ये? हाँ, ये मेरा पर्सनल सोचा हुआ है, किसी किताब में नहीं मिलेगा कि ये कहां से लाए हैं। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये उठा के लाए मैथ से।
देखो सेम, अभी देखो मैं जादू दिखाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 25 मॉनेटरी वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू है, तो मेजरमेंट होगा इसका मनी में। ऐसा चैप्टर नंबर 1 में स्कूल में शायद सुन भी लिया हो, मनी मेजरमेंट होगा। तो सपोज 25 है, 25 का एक नेचर जरूर होगा, जैसे सपोज उसका डेबिट नेचर है। और अगर मैं कहूं कि यार ये इसको 27 बनाना है, तो मुझे इसमें 2 ऐड करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं चलते, जो नेचर इसका है वही नेचर इसका होना चाहिए, तभी ये 27 हो पाएगा। ये डीआर साइन है डेबिट का। तो बेसिकली 25 में सेम नेचर लगाओगे तो ही 27 होगा। अगर मैंने 25 में डेबिट नेचर पे था 25, अगर मुझे इसे डिक्रीज करना था तो ये अपोजिट नेचर से लगाना था, तब ये बचता 23 डेबिट। अरे ये वही बात है ना, जो 25 प्लस साइन पे था, अगर मुझे उसे 23 करना था तो अपोजिट साइन लगा दिया था 2 के साथ। मैथ्स इन साइन के साथ खेल रहा है, अकाउंट्स इन दोनों साइन के साथ खेल रहा है। इसने भी अपने साइन दे दिए, जैसे पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा ना पॉजिटिव, और साइन बनाऊंगा तो ऐसा बना दूंगा। ऐसे ये बोलता है डेबिट लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और साइन बना देंगे तो ये साइन हो गया उसका डीआर। और क्रेडिट लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, साइन बनाना होगा तो सीआर। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करते, वो ही काम करते हैं जो प्लस माइनस करते हैं। वो भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ये भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। वो मैथ्स का सिस्टम है, या अकाउंट्स का सिस्टम है। कोई समस्या है क्या इसमें? रिलेट हुआ? बिल्कुल सिंपल है ना, वही काम वैसे ही चल रहा है। देखो, सेम नेचर से इंक्रीज कर दो, अपोजिट नेचर से डिक्रीज। यही तो मैथ्स में कर रहे थे, कुछ अलग थोड़ी कर रहे थे। सेम नेचर से इंक्रीज, अपोजिट नेचर से डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब देखो, मैंने फिर से अगेन एंड अगेन, हमारे पास क्या होंगे जब भी कोई रिकॉर्डिंग करनी होगी, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन आएगी। किसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब कि बिजनेस ने कोई ट्रांजेक्शन किया है, कोई फाइनेंशियल वैल्यू का एक्सचेंज किया है। यार कोई बिजनेसमैन किसी को कुछ दे और ना ले, ऐसा हो सकता है? बेसिक बात है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि मैंने कुछ दिया है तो लिया है। अगर मैंने गुड्स बेचा है तो पैसे लिए हैं। अरे नहीं तो प्रॉमिस तो लिया है कि तू बाद में पैसे देगा। लिया जरूर है, हमेशा पैसों की बात नहीं है, पर लिया जरूर है। और अगर मैंने गुड्स परचेस किया है तो मैं गुड्स लेके आया हूं तो पैसे दे के आया हूं। बिना लेन देन के बिजनेस नहीं होता, बिजनेस का मतलब ही लेन देन है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन को हमेशा दो फ्लो पे ही सोचना है। ट्रांजैक्शन का मतलब ही हुआ कि फाइनेंशियल वैल्यू का क्या हुआ है? आउटफ्लो और इनफ्लो। किसका हुआ है? फाइनेंशियल वैल्यूज का। धीरे धीरे ये वर्ड समझ में आएगा कि सर आप फाइनेंशियल वैल्यू किसको बोलते हो, एकदम से नहीं आएगा। मनी इसका एक एग्जांपल है, पर गुड्स की भी तो फाइनेंशियल वैल्यू होती है ना। ऐसे अभी धीरे धीरे उसका कैनवास ब्रॉड करता जाऊंगा। अब देखो, आउटफ्लो को हमने बोला सर आपको नेचर देने, अभी अपन ने समझा कि यार इन फिलोसोफर्स ने सोचा हम भी दो साइड बनाएंगे जैसे मैथ्स में, और इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हम भी उनको नेचर और साइड की तरह यूज करेंगे। देखो, प्लस माइनस साइड भी है, नेचर भी है। तो हम भी बोलेंगे डेबिट क्रेडिट साइड भी है, नेचर भी है। सेम उठाया है, कॉपी पेस्ट है। समझ में आई बात? अब देखो, आउटफ्लो, इसको इन्होंने कौन सा साइड दिया है? इसको उन्होंने एक साइड तय कर दी इसके आउटफ्लो की। इन्होंने कहा ये हमारा डेबिट साइड है, और इनफ्लो को उन्होंने तय कर दिया ये हमारी क्रेडिट साइड है। तय कर दिया, आउटफ्लो मतलब डेबिट, इनफ्लो मतलब क्रेडिट। अब देखो जरा कैसे उसे हैंडल कैसे करते हैं ये लोग। देखो हैंडल कैसे करते हैं। डेबिट या आउटफ्लो, आउटफ्लो को दो कैटेगरी में बांट दिया। जब भी आउटफ्लो होगा, कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू दोगे, दो ही आउटफ्लो हो सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया। उस आउटफ्लो को या तो आप बुलाओगे एसेट, या तो आप बुलाओगे एक्सपेंस। सवाल यह है कि आउटफ्लो एसेट कब बनेगा या एक्सपेंस कब बनेगा। ये जो मैं बता रहा हूं, ये दोनों क्या है? कैटेगरी। तो डेबिट कैटेगरी में दो एलिमेंट आते हैं, असेट और एक्सपेंस। ऐसे ही उन्होंने क्रेडिट कैटेगरी बनाई, और इसके अंदर भी दो एलिमेंट दे दिए। बोल दिया एक एलिमेंट कहलाएगा लायबिलिटी, और एक एलिमेंट कहलाएगा इनकम। असेट और एक्सपेंस, लायबिलिटी और इनकम, ये चार पिलर्स हैं अकाउंट्स के। जिसको इन चार पिलर्स पे कमांड है कि कब असेट बनी, कब एक्सपेंस बना, कब लायबिलिटी और कब इनकम,
तो ये समझ लो उसको अकाउंटिंग प्रोसेस तो आ गई, वो रिकॉर्ड करने में गलती नहीं कर सकता। इंटरप्रिटेशन चलो हायर लेवल है, बट रिकॉर्डिंग लेवल पे उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। 11th 12th में केवल रिकॉर्डिंग लेवल है। इसलिए अगर तुम्हें असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और इनकम को आइडेंटिफाई करना आ गया तो तुम आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इजीली। तो मेन जो आगे हमारा फोकस होना है वो इसी फ्लो पे चलना है, बस ये चार्ट आगे चलता जाएगा हमारे दिमाग में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब ही आउटफ्लो और इनफ्लो होता है। आउटफ्लो से दो कैटेगरी बनेगी, इनफ्लो से भी दो कैटेगरी बनेगी। आउटफ्लो की कैटेगरी के नाम क्या है? और एक्सपेंस। जब भी फाइनेंशियल वैल्यू जाएगी तो या तो वो खर्चा है या तो वो असेट है। अभी मैं बताता हूं कैसे आइडेंटिफाई होता है कि खर्चा असेट बना, आउटफ्लो असेट बना या एक्सपेंस है ना। और इनफ्लो हुआ है तो या तो लाइबिलिटी है या तो इनकम है। दिमाग को ऐसे सेट करो, इनफ्लो हुआ ना फाइनेंशियल वैल्यू का, या तो लाइबिलिटी आएगी या तो इनकम आएगी। इनफ्लो है ही यही दोनों, ठीक है। और हमने इन दोनों आउटफ्लो और इनफ्लो को नेचर और साइड दे रखी है। कौन सी साइड और नेचर है इनकी? क्रेडिट और डेबिट। मतलब बेसिकली असेट के पीछे हमेशा एक साइन है। अगर तुम्हारे पास असेट है तो उसका साइन है डेबिट, लाइबिलिटी है तो उसका साइन है क्रेडिट। इतना सिंपल बात है ना। अब देखो, इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। असेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? अगर आपके आउटफ्लो की वजह से फ्यूचर में आपके पास किसी चीज की ऑनरशिप आती है, ऑनरशिप और क्या आ सकता है सर? कंट्रोल, बेनिफिट, राइट, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है फ्यूचर से रिलेटेड। मतलब फ्यूचर में आपके पास किसी चीज की ऑनरशिप, कंट्रोल, राइट या बेनिफिट रहेंगे तो आप कहोगे कि मेरे पास क्या है? असेट। लेकिन आपने आउटफ्लो अगर इसलिए किया है क्योंकि आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे थी। अब देखो ध्यान, वर्ड क्या आया? प्रेजेंट। टेंस में ही अंतर है। वो फ्यूचरिस्टिक राइट, ऑब्लिगेशन, बेनिफिट दे रहा है, और ये इसलिए पेमेंट किया क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे आ गई थी, मुझे पैसे देने ही थे, इसलिए ये क्या है? एक्सपेंस। क्या पैसे देने से एक्सपेंस हुआ? ना ना ना, ऑब्लिगेशन टू पे आ जाने से एक्सपेंस हो गया। पैसे भले ही बाद में दूंगा मैं, है ना। आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यही चार चीजें तो सीखनी है। अगर ये चार चीज सीख गए तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 एक ही बार में खत्म है, ठीक है। दो चैप्टर उड़ जाएंगे। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे और फ्यूचर ऑनरशिप, इन सेंटेंस को दिमाग में जगह देनी है। आउटफ्लो मतलब कोई फाइनेंशियल वैल्यू दे रहे हो, दे रहे हो तो कुछ मिलेगा। क्या मिला? इनफ्लो, कुछ वैल्यू दी है तो उसकी वजह से तुम्हें राइट मिला या ऑनरशिप मिली या कंट्रोल मिला, तो इसका मतलब है बिजनेस के पास क्या आ गई? एसेट। लेकिन आपने पेमेंट क्यों किया? अभी कुछ मिला नहीं, एक्चुअली हम ऑलरेडी ले चुके थे कुछ, हमारे ऊपर तो ऑब्लिगेशन टू पे थी, इसलिए मैंने पैसे दे दिए। देखो रीजन अलग अलग है पैसे देने के। इसको एक एग्जांपल से देता हूं, अभी शुरुआत में स्लोली चलेंगे आराम से। देखो मेरी बात सुनो, तुम एज ए स्टूडेंट मेरे पास आए हो, मेरा एक बिजनेस है, मेरी क्लासेस है ना। तुम मेरे पास आए हो, अब मेरे बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस तुमसे इनकम लेगा, क्या नाम से? फीस। ये फीस दो टाइमिंग पे हो सकती है। मेरे लिए इनफ्लो है, मैं यहां आ रहा हूं, इस पे समझा रहा हूं। मेरे बिजनेस के लिए क्या हो सकती है? या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। तुम्हारी फीस दोनों में से दोनों जगह जा सकती है, डिपेंड करता है वो किस नेचर पे। अब तुम बताना फीस कहां आनी चाहिए। अगर वो प्रेजेंट राइट टू रिसीव है तो ही वो मेरी इनकम है। लेकिन अगर मुझे उससे रिलेटेड फ्यूचर ऑब्लिगेशन आ जाएंगी, या तो टू पे या तो
टू परफॉर्म, तो फिर वो लाइबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, तुमने मुझे पैसे दिए, तो मेरा बिजनेस अकाउंटिंग करेगा तो रिकॉर्ड करेगा इस ट्रांजेक्शन को, क्योंकि पैसे आए हैं। पैसे आने पे वो इनकम में रिकॉर्ड करे या लाइबिलिटी कैटेगरी में। तो अगर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, मतलब मेरा क्या जनरेट हो चुका है, पढ़ा चुका हूं मैं, तो मेरा क्या जनरेट हो गया, राइट टू रिसीव। राइट टू रिसीव था मेरा, मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मुझे फीस चाहिए, और अब फीस आई है पढ़ाने के बाद। इसका मतलब है ये इनफ्लो पे मेरा राइट है, ये पैसे मेरा राइट है लेना, तो ही वो क्या बनेगी, इनकम। पढ़ाने के बाद अगर फीस ली तो क्या बनेगी, इनकम। लेकिन अगर मैंने पढ़ाने के पहले एडवांस में फीस ली, तो मतलब इस फीस को रिसीव करने के बदले बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है टू परफॉर्म। आया, समझ आया कि ऊपर से गया? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, आई एम अंडर अ सिचुएशन टू डू समथिंग, आई एम अंडर अ प्रॉमिस टू डू समथिंग। ऑब्लिगेशन में होना मतलब ऋणी होना, जिम्मेदारी में आ जाना, जवाबदारी में आ जाना। तो बिजनेस जिम्मेदारी या जवाबदारी में आ गया कि तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फीस पहले ले ली है, पढ़ाया है नहीं, तो ये एडवांस फीस है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, ऋण है कि मुझे ये उतारना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब फीस ड्यू हुई, ड्यू होने का मतलब है पढ़ा दिया है, अब मेरा राइट है लेना, तो इनकम। देखो है तो इन्फ्लो ही ना, तुम तो फीस ही बोल के दे रहे हो, पर मेरे बिजनेस का अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड कैसे करेगा, अलग अलग तरीके से। वो डिपेंड करता है, अगर मैंने बताया यार ये एडवांस फीस आई है, तो वो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर देगा, क्योंकि इसके लिए बिजनेस को आगे जवाबदारी जिम्मेदारी निभानी है। और एक जगह पे अब कोई जवाबदारी फ्यूचरिस्टिक थोड़ी है, अब तो राइट था पैसे लेना, इसलिए फीस आई है, तो फिर वो इनकम में रिकॉर्ड कर देगा। क्या ये बात समझ में आई कि रिकॉर्डिंग कहां जाएगी? इनफ्लो ही है, फीस ही है, एक ही चीज है, फिर भी ऐसा हो रहा है। सर ऐसा आउटफ्लो पे भी समझाओ। चलो, सपोज ये प्रेमाइसेस रेंट पे है, मैं इसका रेंट देता हूं, मेरा बिजनेस है ये क्लासेस का, मैं रेंट देता हूं इसका। अब सवाल ये है कि रेंट कब दिया, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 महीना होने पे मैं रेंट दूंगा, ऐसा मेरा एग्रीमेंट है लैंडलॉर्ड के साथ। अब 1 महीना मैंने इसे यूज कर लिया और आज मैं रेंट देने जा रहा हूं, तो मुझे बताओ मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे आ गई क्या? प्रेजेंट मतलब आज, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, टू पे आ गई क्या? मैं महीना भर यूज कर चुका हूं, तो मेरे ऊपर आज जिम्मेदारी टू पे आ गई ना। जिम्मेदारी टू पे आ गई मतलब खर्चा हो गया, ये कैटेगरी एक्सपेंस में जाएगी। लेकिन अगर सोचो मैं एडवांस में रेंट दे दूं, तो मतलब इस प्रेमाइस को लेते से मैंने कहा ये लो 2 महीने का एडवांस, 2 महीने तक मेरा राइट है, देखो वर्ड आया, 2 महीने तक मेरा राइट है इस प्रेमाइस को यूज करना, क्योंकि मैं तो आज पैसे दे रहा हूं। तो इस आउटफ्लो से, इस पैसे देने से क्या आया? कितना सिंपल है। अगर मेरे आउटफ्लो से मुझे फ्यूचर में राइट मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, कंट्रोल मिलेगा, ऑनरशिप मिलेगी, तो क्या बनेगा? लेकिन अगर मेरा आउटफ्लो इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी जिम्मेदारी आ गई थी पेमेंट करने की, इसलिए मैं पैसे दे रहा हूं, दोनों जगह रेंट ही दे रहा हूं, दोनों जगह लैंडलॉर्ड को ही दे रहा हूं, पार्टी भी नहीं बदल रही, कंसेप्ट भी नहीं बदल रहा, क्या दे रहे हो, रेंट दे रहा हूं, फिर भी वो रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है और असेट भी हो सकती है। तो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके पता चलेगा कि कहां जाएगा वो आउटफ्लो। तो ठीक है, वो आउटफ्लो या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा। केवल आउटफ्लो पे छोड़ेंगे नहीं, कहां ले जाके छोड़ेंगे चीज को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, आउटफ्लो हुआ, चलो या तो असेट होगी या तो एक्सपेंस होगा, या तो असेट होगा या तो ये एक ही जैसे हैं ये दोनों। अंतर केवल क्या हो रहा है, क्या इस एक्सपेंस को फ्यूचरिस्टिक राइट के लिए कर रहा हूं, या ये एक्सपेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे आ गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका अपोजिट तो लाइबिलिटी हो जाता है। देखो एग्जैक्ट अपोजिट है लाइबिलिटी, यार यहीं से अपोजिट देखना चालू करो। क्या आउटफ्लो का अपोजिट इनफ्लो होता है ना? तो असेट मतलब फ्यूचर राइट, तो लाइबिलिटी मतलब फ्यूचर ऑब्लिगेशन। असेट का एग्जैक्ट अपोजिट कौन है? लायबिलिटी। ऐसे ही देखो, एक्सपेंस मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे,
और इनकम मतलब प्रेजेंट राइट टू रिसीव, ऑब्लिगेशन टू पे, राइट टू रिसीव, एग्जैक्ट अपोजिट। इनकम का एग्जैक्ट अपोजिट क्या हुआ? एक्सपेंस। असेट का एग्जैक्ट अपोजिट क्या हुआ? लाइबिलिटी। असेट और लाइबिलिटी फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, फ्यूचर के राइट, फ्यूचर की ऑब्लिगेशन टू पे। इनकम एक्सपेंस प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है पेमेंट करने की, मेरे पास राइट आ गया है रिसीव करने का। ऐसी भाषा पकड़ो उसकी, इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हमें ट्रेस करना पड़ेगा कि इसमें असेट बनी, लाइबिलिटी हुई, इनकम बनी या एक्सपेंस हुआ। और मजेदार बात यह होगी, हर ट्रांजैक्शन में आउटफ्लो भी होगा, और ये मजा है इस सिस्टम का। बस यही सिस्टम है, इतना सा गेम। इस गेम पे जितनी ग्रिप बनी उतनी जल्दी अपन अकाउंटिंग सीख गए। मेरी बात समझ में आई? मैंने उसने उससे इस छोटे एक एग्जांपल से करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल। गुड्स परचेज फॉर ₹1000, 1000 रुपए के गुड्स परचेज किए। अगर गुड्स खरीद रहे हो, अगर गुड्स खरीद रहे हो तो ऑब्वियस बात है गुड्स खरीद के उसके पैसे दे रहे हो। ऐसा एग्जांपल ले ले छोटा सा भी, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आएगी। गुड्स खरीदा, पैसे दे दिए, एक फाइनेंशियल वैल्यू आई गुड्स और एक फाइनेंशियल वैल्यू गई पैसे। चलो ये दिखा, ये हमारा बिजनेस है, ये हो गया बिजनेस, ये हो गया प्राणी। ये प्राणी से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हमने क्या किया? इससे गुड्स खरीदे। क्या इनकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है? फाइनेंशियल वैल्यू होती है, वो होती है। अब मुझे बताओ, इसको हमने बदले में क्या दिया? इसको हमने मनी दे दी। इसकी भी फाइनेंशियल वैल्यू होती है? बिल्कुल होती है सर। दोनों की फाइनेंशियल वैल्यू है, मतलब फाइनेंशियल वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिजनेस से। ध्यान यहां होना चाहिए, हम यहाँ हैं, वो नहीं है, हम तो ये हैं। रिकॉर्डिंग तो ये करेगा बिजनेस। अब बताओ, बिजनेस इस गुड्स परचेज की घटना को क्या बोले? फाइनेंशियल वैल्यू का इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। और इस मनी को क्या बोले? बिजनेस को ये इनफ्लो हुआ है 1000 रुपए, बिजनेस ये है। मनी दे रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं। आराम से, आराम से, जल्दी नहीं है। हाँ, मनी दे रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं। फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ इनफ्लो क्या आउटफ्लो कहाँ है? गुड्स परचेस कर रहे हैं वो इनफ्लो। जो ₹1000 है वो आउटफ्लो है। अब इस पे आ गए, ठीक है? यहां तक ये कहानी समझ में आई? देखो, अगर एक फाइनेंशियल वैल्यू मेरे पास रिसीव हो रही है, ठीक है, तो गुड्स परचेस को मैं पता है कौन सी कैटेगरी में रखूंगा, और ये कैश को कौन सी कैटेगरी में रखूंगा। इसी कहानी को सीखने के लिए चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 की कहानी पे आता हूं। ये ट्रांजेक्शन ही सिखाऊंगा, देखना कितना अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा। अभी जो तुमने निकाला है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेट्स सी। चैप्टर 5 का नाम क्या पता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? बात को समझना। अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने के लिए हमें सबसे पहले यह सीखना चाहिए बिजनेस कंसेप्ट नंबर 1। बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट एंटिटीज। तुम किसी बिजनेस के ऑनर हो तो तुम अलग हो और बिजनेस अलग है। पहले ये सीख लिया। इस कंसेप्ट के बाद अगला दिमाग में कंसेप्ट क्या आना चाहिए? अकाउंटिंग प्रोसेस बिलोंग्स टू बिजनेस ओनली। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट ऑनर। ऑनर को अकाउंटिंग प्रोसेस बिलोंग ही नहीं करती। केवल किसको बिलोंग करती है? बिजनेस। हमने कह दिया इन दो कंसेप्ट का डायग्राम बनाओ,
तो हम कह रहे हैं भैया ये और ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा ऑनर है। ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। और अकाउंटिंग केवल कौन करेगा? अगर ये क्लियर नहीं होगा तो कोई ट्रांजैक्शन ही समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्ड कैसे करना है। सबसे पहले ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए। और जानते हो पहला अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने का ट्रांजैक्शन। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? ऑनर, है ना? पता है बिजनेस कितने तरह के होते हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनीज, और भी बहुत सारे टाइप हैं। मैं केवल तीन पकड़ रहा हूं अभी आसानी से समझने के लिए। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल ऑनर। पार्टनरशिप का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। और कंपनी का मतलब लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये दोनों क्या होते हैं डिटेल में हम जाएंगे बिजनेस के चैप्टर नंबर 2 में। बिजनेस चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में बात होने वाली है, हुई भी होगी थोड़ी बहुत स्कूल में अगर ध्यान दिया हो तो। आया। हाँ। अब अंतर क्या है सर? हम इन दोनों की बात आप उधर करोगे तो अभी किसकी बात कर रहे हो? केवल सोल प्रोप्राइटर। पूरे 11th की अकाउंट की बुक में एक ही टाइप के बिजनेस की अकाउंटिंग है। इन तीनों की अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से होती है, थोड़े बहुत अंतर हैं। बेसिक रूल एक ही होते हैं अकाउंटिंग के। पर हमारी पूरी बुक सोल प्रोप्राइटर की बुक है। तो एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो, हमारा एक ही ऑनर है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है वो अकेला डिसीजन लेता है बिजनेस के बारे में, किसी से नहीं पूछना होता उसको। हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे बिजनेस में। ये ऑनर बिजनेस करता है, तो सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करता है। स्टार्ट कैसे करता है? पैसे लगा के। तो बिजनेस को पहली बार जब फंड मिलता है, पहला जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो इसी के साथ होता है। बिजनेस को पैसे देता है, ये फंड देता है। इस फंड को जब ऑनर बिजनेस को फंड देता है तो इसका एक स्पेशल नाम है। इस फंड को हम बुलाते हैं कैपिटल। इसको बोलते हैं ऑनर इन्वेस्टेड कैपिटल इन बिजनेस। ये पहली फंडिंग है उसकी। तो सर बिजनेस को पैसा मिला, अगर मैं ऐसे ही बोलूं इनफ्लो है कि नहीं है? अगर ये इनफ्लो है तो इनफ्लो या तो दो ही कैटेगरी में हो सकता है। कौन कौन सी कैटेगरी में हो सकता है बताना जरा। इनफ्लो या तो लाइबिलिटी होगा या तो इनकम होगा। इनकम कब बोलते हैं हम? जब हमारा राइट टू रिसीव हो। और लाइबिलिटी कब बोलते हैं हम? ऑब्लिगेशन टू पे या ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म हो। ऑब्लिगेशन टू पे या ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म हो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑनर हमें पैसे दे रहा है, इसके बदले में हम ऑनर को कुछ देंगे क्या? क्या ये हमारा राइट है इससे पैसे लेना? पैसे देना है, लेकिन ऑनर को हम कुछ देंगे क्या? हम ऑनर को प्रॉमिस देंगे कि भैया बाद में कभी प्रॉफिट होगा तो हम तुझे देंगे, ये पैसा तो निकाल भी सकता है। मतलब ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे एंड परफॉर्म है। मतलब ये जो फंड मिला है, ये फंड इनकम नहीं है, ये फंड क्या है? लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? एक एंड तो समझ में आ रहा है ना, दूसरा एंड कैसे आएगा वो तो मैं अभी बताऊंगा। कि सर ये एक साइड समझ में आ गई, दूसरी क्या होगी? जब आप कह रहे हो कि आप हर ट्रांजेक्शन में दोनों साइड रिकॉर्ड होती है, धीरे धीरे। पर एक साइड समझ में, मैंने इसको कैसे प्रूव किया कि ये इनकम नहीं लाइबिलिटी है? क्योंकि बिजनेस अंडर ऑब्लिगेशन है, फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशन, कि ऑनर ये पैसा कभी निकाल भी सकता है। और बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट जो होगा वो भी किसे दे देगा? ऑनर को। यार बिजनेस तो है ना एकदम संत आदमी है, न्यूट्रल, उसका कुछ नहीं है। वो जो कुछ करता है किसके कहने पे करता है? ऑनर के कहने पे। ऑनर एक ऐसा प्राणी है जिसके डायरेक्शन पे बिजनेस चलता है, बस। लेकिन अकाउंटिंग से ऑनर का कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटिंग हमारी खुद की होती है और हम न्यूट्रली बिहेव करते हैं। इसीलिए ये चैप्टर का नाम क्या पढ़ा पता है? चैप्टर नंबर 5 का अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने दो ही कंसेप्ट पढ़े आज। बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट एंटिटीज,
और अकाउंटिंग केवल किसकी होगी? बिजनेस की। ऑनर से तो हम पैसे लेते हैं, और जब पैसे लेते हैं तो बोलते हैं हमारी लाइबिलिटी है। हम दोनों एक नहीं है, हम दोनों एक यूनिट नहीं है। उससे पैसे लेके बोलता हूं ये मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, मुझे फ्यूचर में इसको देने पड़ेंगे। ये पैसे भी ले सकता है, प्रॉफिट भी ले सकता है। तो हम दोनों एक नहीं है। और अकाउंटिंग तो मैं करूंगा। अगर मैं अपने आप को डिफाइन नहीं करता यहां कि मैं बिजनेस हूं, तो कैसे पता चलता मेरे पास इनफ्लो हुआ है? अगर ये अलग यूनिट नहीं होता तो मैंने यहां से देख के बोला कि ये जो पैसा आया है ये इनफ्लो है, और इस इनफ्लो को मैं लायबिलिटी बोलूंगा। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताओ। पक्का है ना? हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज। मैंने केवल दोनों चैप्टर को थोड़ा सा टच किया है। एक तो बेसिक सिखाया कि अकाउंट्स होते क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स मतलब रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग मतलब सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे, यही सीख रहे। बेसिकली मेरा फोकस कहाँ है सिखाने पे? अकाउंट तो बनेंगे ना, वो तो आउटपुट है, वो तो प्रोडक्ट है हमारा। हम जो सीख रहे हैं वो क्या है? प्रोसेस। ये अकाउंटिंग होगी। अकाउंट्स बनेंगे कैसे, मतलब हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अगर तुम बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर तुम बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और हम ये लैंग्वेज सीखने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं, कि हम बिजनेस की लैंग्वेज सीखें। तो जो रिकॉर्डेड होगा वो हम पढ़ पाएंगे कि क्या लिखा है। नहीं तो डेबिट क्रेडिट समझ कैसे आएगा? उसमें तो ऐसे ही लिखा होगा सब कुछ, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हमें कैसे समझ में आएगा? हमें लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। कैसे शुरुआत की हमने इस सिस्टम को सीखने की? देखो, रिकॉर्ड केवल किसके बनते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो को भी एक साइड बना लिया हमने, आउटफ्लो को दूसरी साइड बना लिया, अपोजिट। एक का नाम रख दिया डेबिट, एक का नाम रख दिया क्रेडिट। बताओ किसका नाम है डेबिट? कौन सी साइड का? इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो का नाम डेबिट है। फिर जब आउटफ्लो होगा तो क्या एक जैसा रिकॉर्ड होगा? नहीं, दो कैटेगरी बनाई आउटफ्लो में। रीजन होते हैं ना आउटफ्लो के, हमने दो रीजन ढूंढे। आउटफ्लो क्यों हुआ? या तो फ्यूचर में राइट लेने के लिए आउटफ्लो किया है ना, मैंने फ्यूचर में राइट चाहिए मेरे को इसलिए मैंने आउटफ्लो करा है। या फिर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई थी, मैं जिम्मेदार हो गया था पैसे देने के लिए, इसलिए मैंने आउटफ्लो किया है। दोनों रीजन अलग अलग है। इसी से लिए एक कैटेगरी एसेट है और दूसरी कैटेगरी एक्सपेंस है। ऐसे ही हमने कहा इनफ्लो, उस साइड का नाम रखा, क्या नाम रखा उस साइड का? इनफ्लो क्रेडिट साइड। क्रेडिट पे भी हमने बोला इनफ्लो हुआ है, पैसे आए हैं। तो पैसे क्यों आएंगे? या तो ये पैसे आए हैं तो मुझे फ्यूचर में रीपे करने पड़ेंगे, जैसे ये ऑनर हमें पैसे दे रहा है तो हमें इसे फ्यूचर में रीपे करने पड़ेंगे। फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर टू पे और परफॉर्म, तो ये लाइबिलिटी है। और अगर मुझे पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मेरा राइट है पैसे लेना, जैसे मैं गुड्स बेचूं किसी को, सेल, वो हमेशा इनकम है, वो लाइबिलिटी थोड़ी है। मैंने गुड्स दिया है ना, मेरा राइट टू रिसीव है वो पैसा, तो इनकम बनेगी। आ गई मेरी बात समझ? कल मैं इसके एग्जाम्पल्स पे बात करूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक चार्ट पढ़ेंगे एक। लेकिन एग्जाम्पल से कंसेप्ट नहीं आता। मैं आज ही एग्जाम्पल बोल दूंगा ना तो क्या होगा पता है? कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं जाएगा। अपन सीधे एग्जाम्पल को पकड़ के सोचेंगे ये एसेट होती है, नहीं, कंसेप्ट से एसेट होती है। जिसे मैंने अभी रेंट पे समझाया था ना, कंसेप्ट, कंसेप्ट से एसेट होती है, नाम से एसेट नहीं होती है। ठीक है, वो सीखेंगे। इसी पे सीखना है हमको 2 5 6 7 दिन कि ये सब क्या होते हैं, ये आगे समझ में तो हो गया काम। ठीक है, 15 तारीख काफी नजदीक है, अपन कोशिश करेंगे जितना अपन नियर बाय जा सकें, है ना। लेकिन इसके ज्यादा चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि अब हम आज शुरू कर रहे हैं और मेरे आदत है कि मैं कंसेप्चुअली ही सिखाऊंगा। अगले कोशिश करेंगे हम जितना नजदीक जा सके एग्जाम के। ठीक है।